हेलो गाइस, तो आज मैं एक हाल ही में रिलीज थाई मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है लव यू टू डेट। कहानी के शुरुआत में हम एक बो नाम के लड़के को देखते हैं जो बेसिकली एक डेट कलेक्टर था, यानी कि वो लोगों को दिए हुए कर्ज वापस लेता था। यहाँ पर वो किसी रिची नाम के आदमी से लोन के पैसे वापस लेने आया था। रिची अपना भेस बदल के इवेंट्स में काम करता था। कहता है उसके पास देने के लिए कोई पैसे नहीं है। वो कहता है तुम काफी टाइम से ऐसा ही कर रहे हो, तुम्हें आज पैसे देने ही पड़ेंगे। लेकिन वो पैसे देने को तैयार ही नहीं था। उल्टा वो बो को बहुत सुनाता है। वो लिटरली उसे गाली दे रहा था, लेकिन फिर भी बो उसे मारता नहीं। कहता है जब तुम पैसे लेने के लिए आए थे तब हमने तुम्हें चुपचाप पैसे दे दिए, और जब तुम्हारे पैसे देने की बारी आई तो तुम मना कर रहे हो। रिची कहता है फिर तुम मुझे मार ही दो, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं है। तो बो कहता है अगर आज मैं तुमसे पैसे नहीं ले पाया तो फिर मेरी बॉस मुझे जान से मार देगी, इसीलिए हम दोनों को साथ में ही मर जाना चाहिए। इतना कहकर वो एक वाज अपने सर पे जोर से मारता है। उससे पैसे कलेक्ट करने के बाद वो बाकी लोगों से पैसे लेने के लिए पहुंच जाता है। जितने भी लोगों ने उसके बॉस से लोन लिया था वो सारे ही लोग पैसे देने से मना करने लग जाते हैं। इसीलिए वो हर एक इंसान के पास जा जाकर अपने सर पे कुछ न कुछ मारने लगता है। यानी कि वो पैसों के लिए सामने वाले को नहीं मारता, बल्कि खुद को ही हर्ट करता है। खुद को टॉर्चर करना उसके लिए रोज का काम हो गया था। यहाँ तक कि वो अपने सर पे मेटल से भी हिट करता था। वो जिस लेडी के लिए काम करता था उस लेडी का नाम वान था, और वो एक रेस्टोरेंट चलाती थी। जितने भी लोग उससे पैसे मांगने के लिए आते थे वो उन्हें इंटरेस्ट के बेसिस पे लोन देती थी। अब जब वो काम करके घर लौटता है तो वो अपने डैड से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डैड उससे बात ही नहीं करते थे। वो हमेशा ही बो से गुस्सा रहते थे। अंदर आकर जब वो खाने के लिए पूछता है तो कोई उसे जवाब ही नहीं देता। उसका भाई और उसकी वाइफ दोनों ही पैसों के लिए लड़ रहे थे। उसका भाई एक बार्बर था। वो हस्बैंड वाइफ हमेशा ही लड़ते रहते थे। उनकी लड़ाई के चक्कर में उस लड़के का बाल को ज्यादा ही काट देता है, जो देखकर वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ पैसों के लिए लड़ रहे थे, इसलिए वो खुद ही उन दोनों को पैसे दे देता है ताकि वो लड़ना बंद कर दे। फिर नेक्स्ट डे वो किसी और नाम के आदमी के पास पैसे लेने के लिए पहुंच जाता है, जो कि एक स्टॉल चलाता था। वो कहता है तुम्हें आज पैसे देने ही पड़ेंगे। तो वो आदमी कहता है कम से कम मुझे कुछ बेचने तो दो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सुबह से रात हो जाती है लेकिन वहाँ पर एक भी कस्टमर नहीं आता। बातों ही बातों में वो बताता है उसके डैड कभी भी उससे खुश नहीं रहते, और उसका भाई हमेशा उसके डैड से पैसे लेता रहता है। फिर भी डैड उस पे गुस्सा नहीं करते, बल्कि मुझ पे करते हैं। और अगर मैं उन्हें पैसे देने की कोशिश भी करूं तो वो मुझसे पैसे नहीं लेते। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम आज का पेमेंट नहीं करोगे? तो ऑड कहता है मैं तुम्हें सारे पैसे कल दे दूंगा, शायद कल मैं कुछ बेच पाऊं। ये सुनकर बो को बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो वहाँ का सारा सामान खरीद लेता है और उल्टा उसी को पैसे देकर वहाँ से निकल जाता है। अब जब अगले दिन वो दोबारा से पैसे लेने आता है तो पता चलता है उस आदमी की तबीयत बहुत खराब थी। उसी मोमेंट पर वो फेंट हो जाता है, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। थोड़ी देर में उस आदमी की बेटी वहाँ पर पहुंचती है जिसका नाम एम था। अब वो वान को कॉल करके बताता है कि ऑड की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो चाहकर भी उससे पैसे नहीं ले सकता। तो वान कहती है तुम्हें सारे पैसे उसकी बेटी से लेने होंगे। इसके पहले कि वो उसे कुछ बोलता तब तक वो वहाँ से भाग जाती है। अब अगले ही दिन पैसे लेने के लिए दोबारा से हॉस्पिटल पहुंचता है। उसको देखते ही वो पुलिस को कॉल कर देती है। कहती है एक आदमी मुझे स्टॉक कर रहा है। इतने में वो उसके यहाँ से फोन छीन लेता है और कहता है ये तो मेरी वाइफ है, मैं इसे पैचअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये काफी टाइम से मुझसे गुस्सा है। ये सुनकर एम गुस्से में उसे पंच मार के वहाँ से भाग जाती है। अब वो जैसे ही घर पहुंचती है तो पता चलता है वो पीछा करते हुए उसके घर पहुंच गया था। कहता है अब तुम समझ गई होगी कि तुम चाहकर भी मुझसे भाग नहीं सकती। तुम चाहे तो सारे पैसे एक साथ दे सकती हो या फिर डेली बेसिस पर भी पे कर सकती हो। इम कहती है मेरे पास कोई पैसे नहीं है, इसीलिए मुझे दोबारा से परेशान मत करना। फिर वो अगले ही दिन कस्टमर बन के बैंक पहुंच जाता है जहाँ पर इम काम करती थी। इम कहती है अगर तुम बैंक लोन लेने के लिए आए हो तो फिर हमारा ब्रोचर पढ़ लो। वो बेल मारकर नेक्स्ट कस्टमर को बुलाने लगती है, लेकिन पता चलता है बो ने नेक्स्ट कस्टमर का टिकट भी खुद ही ले लिया था। वो कहता है मुझे कोई लोन नहीं चाहिए, बल्कि मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। वो उसे वहाँ से भगाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है बो ने लिटरली आगे के बहुत सारे टिकट्स ले लिए थे। अब क्योंकि वो वहाँ से जाने को तैयार नहीं था, इतने में कोई पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। पुलिस को देखकर उसे वहाँ से भागना ही पड़ता है। वहाँ के सारे लोग इनको घूर घूर कर देख रहे थे। वो बाहर आकर उससे कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। वो बो को अच्छे से लिखकर समझाती है। कहती है उसे बहुत ही कम सैलरी मिलती है, इसीलिए वो अपने डैड का लोन चुका नहीं पाएगी। कहती तुम्हें तो फर्क भी नहीं पड़ता कि हम लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, तुम तो बस पैसे लेने के लिए पहुंच जाते हो। वो कहता है मैं पैसे देने का काम नहीं करता, बल्कि मैं किसी और के लिए काम करता हूँ। जो मुझे करने के लिए कहा जाता है वो मुझे करना पड़ता है। इम कहती है मैं मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है एक तो तुम्हें सारा पैसा साथ में पे करना पड़ेगा या फिर डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। वो अपनी बॉस से बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। वो इम से कहता है तुमने जितने भी पैसे सेव करके रखे हैं वो सारे पैसे मुझे अभी दे दो। तो इम मना कर देती है। कहती है तुम्हें आइडिया भी है कि वो सारे पैसे सेव करने के लिए मुझे कितने साल लगे हैं? मैं ऐसे ही सारे पैसे बर्बाद नहीं कर सकती। ये सुनते ही वो वहाँ के वास को अपने सर पे मार लेता है। कहता है अगर आज मैं पैसे नहीं ले पाया तो मेरी बॉस मुझे जान से मार देगी, हम दोनों को साथ में यहीं पर मर जाना चाहिए। ये सुनकर इम वहाँ के ग्लास को अपने सर पे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक देता है। इम कहती है अगर तुमने मेरी कंडीशन नहीं मानी तो फिर मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगी। इसके बाद तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो, लेकिन दोबारा से मेरे बैंक मत आना। उसकी हालत देखकर वो समझ गया था कि वो चाहकर भी पैसे दे नहीं पाएगी, इसीलिए वो एक दूसरी तरकीब निकालता है। कलर्स यूज करके वो एक डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और इम से कहता है पैसे पे करने का मेरे पास एक तरीका है, तुम
मेरे साथ डेट पर चलो, तुम मेरे साथ जितने भी डेट्स पर जाओगी मैं उतने ही सर्कस में कलर भरूंगा और उस दिन का तुम्हारा इंटरेस्ट मैं खुद ही पे कर दूंगा। पहले तो एम उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देती है, लेकिन वो जानती थी कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो मान जाती है। ऐसे करते करते काफी टाइम बीत जाता है। वो दोनों रोज ही मिलने लग जाते हैं। फिर एक दिन वो वान से कहता है कि वो उसकी सैलरी बढ़ा दे, तो वान कहती है पहले ही तुम्हें सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं और तुम मुझसे और पैसे मांग रहे हो। इतने में वहाँ का दूसरा बंदा कहता है कि वो इम को पटाने की कोशिश कर रहा है, उसके इंटरेस्ट के पैसे भी ये खुद ही पे कर रहा है। वान कहती है वो लड़की तुम्हें घुमा रही है, तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे शादी करेगी? वो कहता है ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम बस मुझे एक्स्ट्रा पैसे दो। तो वान कहती है अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो फिर तुम्हें और काम करना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए वो उन सारे कस्टमर्स की हेल्प करता है जितने भी लोगों ने उसके बॉस से पैसे लिए थे, यानी कि ताकि वो लोग अपना लोन चुका दे। वो खुद ही उनकी मदद करता है। जब इस बारे में इनको पता चलता है कि वो लोगों की मदद कर रहा है, ये देखकर वो बहुत खुश होती है। वो समझ गई थी कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। धीरे धीरे करके वो भी उससे पसंद करने लग गई थी, यहाँ तक कि वो इम के डैड की भी बहुत मदद करता है। फिर एक दिन वो दोनों किसी 5 स्टार होटल के बाहर बैठ के खाना खा रहे थे। इम उससे पूछती है क्या तुम उस होटल के अंदर गए हो? वो कहता है मैं गया था वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पैसे लेने के लिए, लेकिन उन लोगों ने मुझे वहाँ से भगा दिया। इम कहती है मुझे नहीं पता कि पूरे लाइफ टाइम में मैं कभी भी उस होटल के अंदर जा पाऊंगी क्या? वो कहता है या तुम्हें सच में अंदर जाना है तो फिर हमें अंदर जाना चाहिए। वो दोनों अच्छे से रेडी होकर अंदर पहुंच जाते हैं और वहीं पर पूल साइड पर आकर बैठ जाते हैं। फिर वो अपने सामने एक कपल को देखता है जो वाइन की बोतल छोड़कर वहाँ से जा रहे थे, इसीलिए वो उनकी वाइन उठा लेता है। काफी देर तक वो लोग वहीं पर बैठे रहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी वाले पहुंच जाते हैं, जिस वजह से उन दोनों को भागना पड़ता है। काफी टाइम बीत जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। फिर एक दिन इम एक न्यूज देख रही थी जिसमें बहुत सारे लोन शार्क्स पैसों के लिए लोगों को मार रहे थे। उन लोन शार्क्स में 2 ग्रुप्स इन्वॉल्व था। अब यहाँ पर किसकी गलती थी और किसकी नहीं उन्हें समझ नहीं आता। उन ग्रुप्स में वो भी था। ये देखकर इनको बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो उससे बात करना बंद कर देती है। वो उससे मिलने की जगह पर उस दिन का पेमेंट कर देती है। ये सब देखकर वो उसे कॉल करता है, लेकिन वो कॉल पे रिसीव नहीं करती, इसीलिए वो उसके घर जाता है। लेकिन वो जानबूझकर दरवाजा नहीं खोलती, इसीलिए वो उसके डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। लेकिन इम उसे देखते ही वहाँ से भाग जाती है। फिर एक दिन बो के साथ काम करने वाला आदमी उससे कहता है इमने तुम्हें काफी टाइम तक बेवकूफ बनाया, तुमने उसके पैसे पे किए और अब जब उसका काम हो गया तो वो तुम्हें छोड़कर भाग गई। ये सुनकर वो उसे मारने लग जाता है। इसके बाद वो इम के घर पहुंचता है और चिल्लाते हुए कहता है तुमने मुझे यूज किया, जैसे ही तुम्हारा काम हो गया तो तुमने मुझे छोड़ दिया। ये सुनते ही वो दरवाजा खोलती है और कहती है उसके डैड की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर वो शॉक्ड रह जाता है। वो फ्यूनरल में और बाकी सारे चीजों में इम की हेल्प करता है। इम कहती है अपने डैड पर बहुत गुस्सा थी, वो पूरी जिंदगी कर्ज में डूबे रहे और इस वजह से उसे बहुत परेशानी हुई। उन्होंने लोन लेकर एक शॉप खोला, लेकिन वो बिजनेस फेल हो गया। उन्होंने वो शॉप और घर दोनों ही खो दिया। वो तो मेरे पढ़ाई का खर्चा भी नहीं उठा पाए। ये सब सुन के वो को बहुत बुरा लगता है। धीरे धीरे करके वो दोनों दोबारा से क्लोज हो गए थे। फिर एक दिन इम उससे कहती है तुम ये काम छोड़ दो, हम दोनों मिलकर कोई दूसरा काम करेंगे, जिसके लिए वो मान जाता है। अब वो दोनों मिलकर बैंक से लोन लेते हैं। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो साथ में एक शॉप खोलेंगे। एक शॉप उन्हें बहुत पसंद आता है, लेकिन जितना लोन उन दोनों ने लिया था वो शॉप उससे भी ज्यादा महंगा था। कुछ दिनों के बाद वो वान को बताता है कि वो जॉब छोड़ रहा है। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा करती है, कहती है तुमने जॉब छोड़ दिया और ऊपर से मुझसे और पैसे मांग रहे हो, तुम इतने पैसों को करोगे क्या? तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? वो कहता है कि वो इनके साथ एक शॉप खोलने वाला है। तो वान कहती है मेरे लिए एक आखिरी काम कर दो, जिस आदमी ने मुझसे पैसे लिए हैं वो पैसे देने को तैयार ही नहीं है, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। पता चलता है वो आदमी कसिनो में गेम्स खेलता था, उसने बहुत सारे लोगों को स्कैम किया था। वान कहती है अगर तुमने सारे पैसे वसूल कर लिए तो फिर मैं तुम्हें आधा पैसा दे दूंगी। ये सुनकर वो मान जाता है। वो जानता था उसको शॉप के लिए और भी पैसों की जरूरत है। अब जब वो क्लब पहुंचता है तो वहाँ पर वो आदमी प्रसिद्ध हर एक बैट को जीत रहा था। वहाँ के सारे लोग हर एक गेम हार रहे थे। वो उससे कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही जीत रहे हो, तुम्हें मेरे साथ खेलना चाहिए। प्रसिद्ध कहता है तुम तो वान के लिए काम करते हो ना, क्या तुम उससे पैसे लेने आए हो? वो कहता है मैं पैसे लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो गेम खेलने आया हूँ। इस तरफ इम को पता चलता है कि जो लोन उन दोनों ने साथ में लिया था वो ने वो सारा पैसा निकाल लिया है। दूसरी तरफ प्रसिद्ध सारा ही गेम जीतने लगता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि जरूर वो चीटिंग कर रहा है। वहाँ पर एक आदमी बैठा था जो प्रसिद्ध की हेल्प कर रहा था, जिस वजह से हर बार डाइस हाई पोजीशन पे गिर रहे थे। वो अपने फोन के थ्रू डाइसिस को कंट्रोल कर रहा था। जैसे अगला टर्न आता है तो वो कहता है इस बार लिड को मैं ओपन करूंगा। इसके पहले कि वो उस लिड को ओपन करता तभी वहाँ के एक आदमी की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। ये देखकर सारे लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो कहता है गलती से खाना उसके गले में अटक गया था। अब जब वो डाइस की तरफ देखता है तो इस बार डाइसिस लो पोजीशन पे गिरे हुए थे। वो लोग दोबारा से गेम स्टार्ट करते हैं। इस बार वो बहुत ही बड़ा बैट लगाता है। वो जैसे ही प्लेट को टर्न करता है तो सारे डाइसिस हाई पोजीशन पे गिरे हुए थे, यानी कि वो गेम जीत चुका था। प्रसिद्ध को समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ। वो अपने आदमी को इशारा भी करता है। अब वो जितने भी गेम खेलता है वो सारे ही गेम जीत जाता है। प्रसिद्ध पूछता है तुम चीटिंग कर रहे हो ना? वो कहता है मैं चीटिंग कैसे करूंगा, प्लेट का लिड तो तुमने खुद ही खोला है। जैसे ही गेम खत्म होता है तो प्रसिद्ध उस आदमी से कहता है तुमने वो की चीटिंग में मदद की ना? वो आदमी कहता है मैंने तो वही किया जो तुमने मुझे करने के लिए कहा था। इतने में दूसरा आदमी आकर बताता है वो ने डाइसिस
को चेंज कर दिया था। जो डाइस हमने रखा था ये वो डाइस है ही नहीं। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब वो लड़की वहाँ पर खाना लेकर आई थी तब उसने बो को दूसरे डाइसेस लाकर दे दिए थे, जिसके बाद उसने डाइसेस को चेंज कर दिया और जिस आदमी ने बीमार होने का नाटक किया था वो भी बो का ही आदमी था और दूसरी तरफ से उसका एक साथी डाइसेस को अपने फोन के थ्रू कंट्रोल करा था। प्रेजेंट में वो बो को मारने के लिए पहुंच जाता है, कहता है तुमने चीटिंग की है, तो बो कहता है तुमने भी तो चीटिंग की है, तुम हमेशा लोगों के साथ स्कैम करते हो। रसीद कहता है तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। ये सुनते ही बो उनको मारना चालू करता है। इस बीच मौका पाकर प्रसीद सारे पैसे लेकर भागने की कोशिश करता है। कुछ पैसे तो उसने निकाल लिए थे लेकिन बाकी का सारा पैसा बो बाइक में रख देता है। उसके पास अच्छा मौका था, वो आसानी से वहाँ से भाग सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता बल्कि वो अपने साथियों को बचाने के लिए दोबारा से अंदर जाता है। उसी मोमेंट पर वो आदमी उसके दूसरे साथी को बहुत मारता है। इतने में वो चाकू लेकर अंदर पहुंचता है और अपने आदमियों से कहता है तुम लोग पैसे लेकर यहाँ से निकलो। इसके बाद वो अकेले उनसे लड़ने लग जाता है और इस चक्कर में वो गलती से प्रसिद्ध को स्टैब कर देता है। पता चलता है प्रसिद्ध का भाई एक पुलिस वाला था, जिस वजह से बो को जेल हो जाती है। वो वान से कहता है क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? वान कहती है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। उसका भाई एक पुलिस वाला है, शुक्र करो कि वो मरा नहीं। पुलिस वालों के सामने मेरा नाम मत लेना, वैसे भी वो मरा नहीं है, तुम कुछ सालों में वहाँ से छूट जाओगे। वो पूछता है मेरे पैसे कहाँ हैं? वो पैसे मैंने इम से लिए थे, इसलिए प्लीज मेरे पैसे वापस कर दो। मैंने इम के सारे पैसे गेम में लगा दिए थे। वान कहती तुम फिक्र मत करो, मैं सारे पैसे इम को दे दूंगी। अब जब वो बॉस से मिलने के लिए पहुंचती है तो वो मिलने से सीधा मना कर देता है। ये देखकर इम को बहुत गुस्सा आ गया था। वो उससे कहती है एक तो तुम सारे पैसे लेकर चले गए और ऊपर से तुम मुझसे मिलना भी नहीं चाहते। तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया था? अपने डैड का कर्ज चुकाते चुकाते मेरी ये हालत हो गई और अब तुमने मुझे दोबारा से कर्ज में डाल दिया। यहाँ से कहानी आ जाती है कुछ साल आगे, जहाँ पर वो जेल से छूट चुका था। अब जब वो अपने घर आता है तो उसका भाई उससे कहता है उसकी वाइफ उसकी बेटी को लेकर घर छोड़ के जा चुकी है और साथ ही में उसके डैड भी बीमार है। वो कहता है डैड ने कभी भी उसे पसंद नहीं किया, वो चाहे उनके लिए कुछ भी कर ले, उन्हें तो कभी फर्क ही नहीं पड़ता। उसका भाई कहता है ऐसा नहीं है, डैड तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं, मेरी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस तुम्हारे बारे में बात करते रहते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी फिक्र नहीं करते, लेकिन वो बस तुम्हारी ही फिक्र करते हैं। उन्हें इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि तुम लोगों से पैसे लेने के लिए खुद को टॉर्चर करते हो, तुम्हारा बार बार खुद को हर्ट करना उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि इम ऑनलाइन जाकर कॉस्मेटिक्स बेच रही है। पहले तो वो ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होता है कि वो खुशी खुशी कोई काम कर रही है, लेकिन बाद में वो नोटिस करता है कि लोग उसके वीडियोस पर बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। लिख रहे हैं कि तुम लोगों को स्कैम करती हो, तुम जिस गोल्ड नेकलेस के बारे में कहती रहती हो वो आज तक कभी किसी को मिला ही नहीं है। ये सब देखकर बो को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो इम के बारे में बैंक जाकर पता करता है। वहाँ पहुंचकर इम की कॉलीग बताती है उसने तो बहुत टाइम पहले ही जॉब छोड़ दिया, वो बुरी तरीके से कर्ज में डूब गई थी, लोग उसे बैंक में आकर परेशान करने लग गए थे, इसीलिए उसे जॉब छोड़ना पड़ा। पता चलता है वो किसी मैक्स नाम के आदमी से कॉस्मेटिक्स ले रही थी और वही कॉस्मेटिक्स वो ऑनलाइन जाकर बेचती थी। वो मैक्स से पूछती है किसी भी बॉक्स में कभी भी गोल्ड नेकलेस नहीं रहता है, इसीलिए सारे कस्टमर्स कह रहे हैं कि मैं स्कैम कर रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ स्कैम कर रहे हो? ये सुनकर वो उस पे बहुत चिल्लाता है। वो समझ गया था ये आदमी इम के साथ स्कैम कर रहा है, इसीलिए वो उसे गुस्से में बहुत मारता है। फिर कुछ दिनों में उसे पता चलता है कि वो जिस लेडी के लिए काम करता था वो अब एक पॉलिटिशियन बन चुकी है, इसीलिए वो उसके पास पैसे लेने के लिए पहुंचता है। तो वान कहती है तुम कौन से पैसे के बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो कहता है तुम्हें पैसे वापस करने ही पड़ेंगे, लेकिन वो लोग उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। अब उसे बहुत गुस्सा आ गया था। वो अगले ही दिन दोबारा से वहाँ पर पहुँचता है और इस बार वो अपने साथ गैस सिलेंडर लेकर आया था। वो वहाँ के सारे लोगों को मारना चालू करता है। इतने में वान बाहर आती है। वो उससे कहता है तुम्हें सारे पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। जब वो उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसके सामने बैक करता है, कहता है प्लीज मेरे साथ ये सब मत करो, वो पैसे मेरे नहीं है, तुम तो इजीली दोबारा से सारे पैसे कमा सकती हो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है लेकिन मेरे पास नहीं है। तो वान कहती है तुम्हें देखो, तुम मेरे सामने भीख मांग रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम जो चाहते हो वो तुम्हें आसानी से मिल जाएगा? तुमने मेरे लिए इतने टाइम तक काम किया लेकिन फिर भी तुम कुछ सीखे नहीं ना, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, इसीलिए तुम्हारी लाइफ ऐसी है। लोगों ने हमेशा तुम्हारा फायदा उठाया, इसमें गलती तुम्हारी ही है, तुम एक डेट कलेक्टर हो। लोगों का सर फोड़ने के बजाय तुमने अपना ही सर फोड़ा। वो उसे बहुत गाली देती है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में उसकी उंगली तोड़ देता है। वो डर के मारे पुलिस को कॉल करती है। वो उसे मारता नहीं बल्कि वो सिलेंडर का नॉब खोल देता है, कहता है तुम्ही ने मुझे सिखाया है जब कोई कर्ज लेता है तो उसे वापस भी करना पड़ता है, अगर तुमने मुझे सारे पैसे वापस नहीं किए तो हम दोनों ही नहीं बचेंगे। वो डर के मारे उसे सारे पैसे दे देती है। बाहर आते ही वो इम को कॉल करता है, कहता है वो जेल से छूट चुका है और वो उसके सारे पैसे रिटर्न करना चाहता है। इम कहती है सारे पैसे तुम ही रख लो, वैसे भी मैं खर्च नहीं कर पाऊंगी। पता चलता है इम बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स लेकर बैठी थी। वो सारा पिल्स खाकर पानी के सामने लेट जाती है। अगले ही मोमेंट जैसे उसे होश आता है तो पता चलता है वो हॉस्पिटल में थी। इतने में वो वहाँ पर पहुँचता है। वो उसे सारे पैसे दे देता है। इम कहती है मुझे ये पैसे नहीं चाहिए और तुम यहाँ से चले जाओ। पैसे देकर वो वहाँ से जाने लगता है। इतने
में वो वहीं पर फेंट हो जाता है। पता चलता है वो काफी टाइम से बीमार था। डॉक्टर इम को बताता है कि बो की आदतों की वजह से उसे लॉन्ग टर्म ब्रेन इंजरी हो गई है। जब भी किसी का ब्रेन कोई अटैक या फिर इंजरी एक्सपीरियंस करता है तब ब्रेन के अंदर एक इंट्राकैनिकल प्रेशर बढ़ने लग जाता है और अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया तो ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है जिससे आगे जाकर जान का खतरा हो जाता है। वो ये सारे सिम्टम्स काफी टाइम से एक्सपीरियंस कर रहा होगा और इस चीज का कोई भी इलाज नहीं है। इम मुझसे पूछती है तुम्हें सब कुछ कब से पता था? वो कहता है उसे जेल में पता चल गया था। मैंने तुम्हें सारे पैसे वापस कर दिए हैं इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। इम कहती है बिना ट्रीटमेंट लिए तुम कहीं नहीं जाओगे। वो कहता है मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है। इम कहती है तुम पैसों की फिक्र मत करो। काफी टाइम बीत जाता है। वो ट्रीटमेंट लेकर बाहर आ चुका था। फिर वो दोनों साथ में एक शॉप खोलते हैं। बो की फैमिली को भी सच्चाई पता चल गई थी। फिर यहाँ से कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। इम मुझसे कहती है तुम्हें वो दिन याद है जब तुम मुझे पैसे देने आए थे? उस रात वो मरने के लिए तैयार थी लेकिन उसने अपना मन बदल लिया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। उस रात जब बो ने उसे कॉल किया था तब वो पानी के पास लेटी हुई थी। बस बो से बात करके उसके मन में एक नई उम्मीद आ गई। उसने ये डिसाइड किया कि उसे अभी भी जीना है। उसने खुद ही इमरजेंसी वालों को कॉल करके वहाँ पर बुलाया। वो कहते हैं उसने फैसला कर लिया है कि वो उनके शॉप का नाम क्या रखने वाली है। वो बो से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। पता चलता है उसकी डेथ हो चुकी थी। कुछ टाइम के बाद उसे बो का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि जब तक तुम इस लेटर को पढ़ोगी तब तक बहुत देरी हो चुकी होगी। मैं जानता हूँ तुम्हें वो शॉप अकेले चलाना पड़ेगा लेकिन तुम तो स्मार्ट हो ना। मुझे पता है तुम ये सब कुछ अकेले मैनेज कर लोगी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैंने जितना भी टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड किया वो मेरे लाइफ के सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझसे इतना प्यार करेगा। अब तुम्हें खुद से प्यार करना होगा और लंबी लाइफ जीनी होगी। मैं चाहे तुम्हारे आसपास नहीं हूँ फिर भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं फाइनली इम ने अपना शॉप खोल लिया था और उसने शॉप का नाम इम्बो रखा था यानी कि इम और बो का कॉम्बिनेशन। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।